हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विघ्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के चैप्टर से एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे वैल्यूज केल्विन में दे दी गई हैं। ओके, सो उसको हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। सो हमको इनके बीच में, सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए। ओके, जो टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट केल्विन है। ओके, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो सिमिलरली सेल्सियस जो है उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस, ओके, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस से। ओके, सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। अगर आप इस चीज को याद रखते हैं, ठीक है, सो आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको खाली इतना मालूम होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। तो सिमिलरली अगर सेल्सियस की वैल्यू मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ओके, अगर 0 की वैल्यू इतनी केल्विन है, मैं इसको अगर लिखता हूँ 5 सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, सो इसकी केल्विन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 278। क्यों? केल्विन है। अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 डिग्री सेल्सियस, ओके, सो 0 की वैल्यू अगर 273 केल्विन है, सो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 273 में हम लोग ऐड कर लेंगे 5 को, सो 5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हो जाएगी 278 के। ठीक है, सिमिलरली 20 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 ऐड कर देंगे 273 के साथ, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 293 के। अगर सिमिलरली मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बोलूं, सो 25 मेरे को ऐड कर लेना है 273 के साथ, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 298 के। सो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। ओके, आपको ये रिलेशनशिप याद रख सकते हो। इसको अगर आप याद रखते हो तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूं। होप यहां तक क्लियर होगा। मैं दोबारा इसको समझाता हूं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। ओके, आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है। सपोज यहाँ पे हमको k की वैल्यू दी गई है 293। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2k की प्लेस पे लिखता हूँ 293 माइनस 273। सो यहाँ पे मेरे को डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 20। सो आंसर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, मेरे को यहाँ पे k के जगह पे वैल्यू पुट करनी है। मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ 470। ओके, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू k माइनस 273। ओके, सो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू प्लेस कर दी है 470 माइनस 273। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 197 डिग्री सेल्सियस। सो होप आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में कन्वर्शन कैसे करना है। अगर आपको केल्विन में वैल्यू दी गई है, सो आप यहाँ पे प्लेस करो, k की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको c दिया गया है, डिग्री सेल्सियस दिया गया है, आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको c की वैल्यू दी गई है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। मेरे को यहाँ पे c की वैल्यू दी गई है। ओके, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये 273 लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा, सो इट विल बी 25 प्लस 273। सो k की वैल्यू कितनी आ जाती है? इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 298।
सो K इज इक्वल टू 298 केल्विन्स। ओके, सो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है कितनी, 298 केल्विन। सिमिलरली जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको वैल्यू दी है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके बी पार्ट में 373 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 373। ओके, सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। ओके, सो मैं यहाँ पे C के प्लेस पे लिख सकता हूँ 373। ओके, इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, C की वैल्यू मेरे को दी गई थी, मैंने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे 373 प्लेस किया, K की जगह पे K है माइनस 273। सो यहाँ पे हो जाएगा K इज इक्वल टू 373, ये लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा प्लस 273। अगर आप इसको ऐड कर लेते हो सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 646 केल्विन। ओके, आप ऐड करके देख सकते हो 373 प्लस 200 इट विल बी 573, 73 प्लस 73 646 केल्विन। सो ये दोनों क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए। सो हमको बेसिक चीज़ क्या याद रखनी है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, अगर आप वो चीज़ को जानते हैं सो आप इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं, इस रिलेशनशिप को, सो वेल एंड गुड। ओके, C इज इक्वल टू K माइनस 273। सो अगर आपको क्वेश्चंस में C की वैल्यू दी है, आप K की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। अगर K की वैल्यू दी है, आप C की वैल्यू, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा एडिशनल इसमें समझाना चाहूँगा कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में देता है वैल्यूज़, ओके, एग्जाम्स में आपको खाली डिग्री केल्विन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अगर आपको फ़ारेनहाइट में भी आता है, ओके, जैसे कि F, ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको जानते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा एडिशनल देख लेते हैं इसमें, इन केस एग्जाम में अगर पूछा जाए। सो केल्विन को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टेम्परेचर की SI यूनिट है। ठीक है, सेल्सियस जिसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या समझाने के लिए बोला था, फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ओके, 273 केल्विन। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 K। मैंने यहाँ से एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। ओके, इसका मतलब वही है, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हो, सपोज मैं यहाँ पे K की वैल्यू पुट करता हूँ 273। ओके, K की वैल्यू अगर मैं 273 पुट करता हूँ, 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। सो ये इसको जस्टिफाई करता है, ओके, कि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 273 K है। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू 273 प्लेस करता हूँ, 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। स्केल में देखा जाए तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। आपको ये चीज़ याद रखनी है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ओके, मैं यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देता हूँ, F माइनस 32। आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, सपोज अभी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, आपको उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40। ओके, 40 डिग्री सेल्सियस की जगह पे C की वैल्यू 40 दी गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 5/9 हो जाएगा, F माइनस 32 हो जाएगा। सो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, सो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, ये हो जाएगा 40 इंटू 9, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू F माइनस 32। ओके, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा।
सो यहाँ पे 5 8 जा 40, सो 9 8 जा 72 इज इक्वल टू f माइनस 32। सो f की वैल्यू हो जाएगी कितना, ये लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा, इट विल बी 104। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जा रही है 104। सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो हम लोग क्या जान सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करेंगे सो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो अगर आपको एग्जाम्स में फ़ारेनहाइट स्केल में कुछ कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो आपको इस रिलेशनशिप को यूज़ करना है। ओके, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। सिमिलरली अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है सो आप C के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। ठीक है, मेरे पे C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 है। अगर आपको F और K के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए बोलता है या कुछ वैल्यूज पूछता है, सपोज आपको क्वेश्चन में K की वैल्यू दी गई है, ओके, सो आप C की जगह पे कितना लिख सकते हो K माइनस 273। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, C की जगह पे मैं लिख दूंगा K माइनस 273, ओके, इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ओके, सो आप इस रिलेशनशिप को यूज करके अगर आपको K दिया है आप F निकाल सकते हो, अगर आपको F दिया है आप K निकाल सकते हो। सो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस के, सॉरी फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के बारे में। ठीक है, हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इसको सिंपली हम लोग केल्विन बोलते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने जो यहाँ पे टेम्परेचर नापा, ठीक है, सो हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप को पढ़ सकते हैं। हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है, हम लोग इसको ऑलरेडी सब्लिमेशन चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि ये सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, उसीलिए हम लोग इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। सब्लिमेशन के बारे में मैंने डिटेल स्टडी कराई थी कि सब्लिमेशन में क्या होता है, जब एक्सटर्नली उसके ऊपर हम कुछ हीट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो क्या होता है कि एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट से नहीं गुजरता, ये डायरेक्टली एक सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है और अपने सराउंडिंग में मिक्स हो जाता है। सो नैप्थलीन बॉल्स के कहाँ पे यूज़ होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घर में हम लोग कपड़ों में देते हैं नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो हम लोग कपड़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नैप्थलीन अंडरगोज सब्लिमेशन। सो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नैप्थलीन अंडरगोज सब्लिमेशन। ठीक है, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ठीक है, क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, विच व्हेन गेट्स मिक्स्ड इन दी सराउंडिंग अराउंड अस। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, नैप्थलीन बॉल्स जो भी हैं, ठीक है, वो जब रूम से जो हीट को वो लोग गेन करते हैं तो टाइम के साथ, धीरे धीरे टाइम के साथ जो टेम्परेचर गेन करता है उसकी वजह से उसमें फिजिकल चेंज होता है, वो सब्लिमेशन के थ्रू गुजरता है। जब सब्लिमेशन उसमें होता है डायरेक्टली वो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और मिक्स हो जाता है हमारे सराउंडिंग में अराउंड अस। ठीक है, सो इसका आंसर था क्या, सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, हाउ कैन वी गेट दैट स्मेल। ओके, सपोज मैं इस रूम में बैठा हूँ और दूसरे रूम में कोई डीओ अप्लाई कर रहा है, ओके, बॉडी पे डीओ स्प्रे कर रहा है, सो हम लोग उसकी स्मेल कैसे ले सकते हैं। सो बेसिकली जब हम लोग जो परफ्यूम या डीओ को हम लोग स्प्रे करते हैं, ओके, सो वो क्या होता है, गैस की तरह एयर में डिफ्यूज हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन। ओके, सो इसका आंसर होगा डिफ्यूजन। सो जो सॉलिड के केस में डिफ्यूजन काफ़ी कम होता है, बोला जाए तो सॉलिड में डिफ्यूजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, सॉलिड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ओके, बट लिक्विड्स आर हैविंग द मोर डिफ्यूजन रेट।
ओके। लेकिन जो गैस होते हैं उसमें डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस के केस में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड। सो जब गैस एक एनवायरनमेंट में रिलीज होती है वो इजीली स्प्रेड हो जाती है टुवर्ड्स दी सराउंडिंग। सो जो हम लोग जब परफ्यूम को या डीओ को अप्लाई करते हैं वो इजीली एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाता है। जैसे कि सपोज कभी सिलेंडर से कुछ गैस लीक होता है, सो उसकी स्मेल को हम सडनली ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दी डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो सराउंडिंग में सडनली घुल मिल जा रही है, दैट इज ड्यू टू दी डिफ्यूजन। सो ड्यू टू डिफ्यूजन दी perfume gets mixed in the surrounding and we can smell it sitting several meters away. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे हमको तीन चीज़ों के बारे में पूछा गया है। एक है वाटर, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, थर्ड है शुगर, ठीक है। ये जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली गैसियस स्टेट है और शुगर रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट को, ठीक है। हमको यहाँ पे तीन चीज़ें दे दी गई हैं और उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अरेंज करने के लिए बोला है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो इनिशियली जब हम लोगों ने स्टडी किया था हम लोग को मालूम है जो सॉलिड्स होते हैं, ओके, जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओके, क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है। अगर दो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं सो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड में क्या है वो थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सो दो पार्टिकल के बीच में इनके बीच में स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड लेस होता है, ठीक है। सो ये लेस रिजिड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड और सॉलिड्स क्या होते हैं? काफ़ी रिजिड होते हैं और उनका एक फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है, ओके। लिक्विड्स में क्या है? इनके बीच में पार्टिकल के बीच में गैप्स है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम है। और गैसेस के केस में क्या है? ये पूरा लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? काफ़ी कम होगा। सो गैस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी लेस है, लिक्विड में उससे ज़्यादा है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम किस में हुआ? ऑक्सीजन में सबसे कम रहेगा, ओके। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन में सबसे कम रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? वाटर में, क्योंकि वाटर लिक्विड है, ओके। और वाटर से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? सॉलिड में। सॉलिड का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है? शुगर पार्टिकल, ओके। सो अगर हम इसको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सो ऑक्सीजन में सबसे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वाटर में ऑक्सीजन से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और शुगर में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको वाटर का फिजिकल स्टेट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ओके। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, 0 डिग्री पर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है। एक्चुअली वाटर जो होता है वो अपना फेस चेंज करता है। जैसे कि हमको मालूम है 0 डिग्री पर वाटर फ्रीज होता है, ओके। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री एंड बिकम्स आइस, okay, and water boils at 100 degree centigrade and becomes vapor at 100 degree centigrade. So हमको वेरियस स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। अभी चलिए जानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक मिडिल टेम्परेचर है, वो 0 डिग्री नहीं है या 100 डिग्री नहीं है। सो ये लिक्विड स्टेज में रहेगा। इसका फेस क्या रहेगा? लिक्विड, ओके। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। क्यों? वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव वेपर्स। सो
25 डिग्री सेंटीग्रेड इन बिटवीन 0 एंड 100 है। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो फेज है वो रहेगा लिक्विड। नेक्स्ट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज होकर आइस फॉर्म करता है। सो वाटर का फेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहेगा, सॉलिड। ओके, सॉलिड रहेगा। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर अपना फेज चेंज करता है, वो लिक्विड से सॉलिड बनता है। ओके, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आइस मेल्ट होकर लिक्विड बनती है या लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड यानी कि आइस बनता है। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम दोनों ही फेज को देख सकते हैं। वाटर का जो फेज है वो सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, हम दोनों ही फेज को देख सकते हैं। सो ये मेनली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉलिड फेज में रहेगा और ये लिक्विड फेज में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशंस। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर लिक्विड से, ठीक है, लिक्विड स्टेट से ये वेपर स्टेट की तरफ जाता है। क्यों? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉइल्स टू गिव वेपर्स। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो फेज रहेगा वो रहेगा गैसियस, ठीक है, गैसियस स्टेट रहेगा और आप उसको वेपर भी लिख सकते हैं। ओके, एंड ये यहाँ पे लिक्विड भी हो सकता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। ओके, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाटर जब बॉयल होता है वो लिक्विड से एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लिक्विड से वेपर बनेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लिक्विड स्टेज में भी रहेगा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो फेज है वो रहेगा क्या, लिक्विड। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रहेगा सॉलिड एंड इट मे बी लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज इन गैसियस और वेपर स्टेट। ओके, एंड इट मे बी लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। सो अगर आपको पूछा जाए कि वाटर का स्टेट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर क्या रहेगा, अगर आपको कोई अदर डिफरेंट टेम्परेचर भी पूछता है, सो आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को ले लिया है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है, फेज चेंज ऑफ वाटर के साथ। इसीलिए मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसी के ऊपर मैं समझाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें बोला गया है वाई आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, आइस 273 केल्विन, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की तुलना में आइस ज़्यादा इफेक्टिव है कूलिंग करने के लिए एट दी सेम टेम्परेचर। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमने एक ग्राफ ले लिया है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में सपोज मैंने हीट इनपुट ले लिया है, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया है। ओके, सो पहले इसको समझते हैं कि कैसे फेज चेंज होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये यहाँ पे मैंने ले लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबको मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है। मतलब वाटर जो होता है वो लिक्विड से सॉलिड बनता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, सो 0 डिग्री से हम जितना भी नीचे जाएंगे उसका फेज क्या रहेगा, सॉलिड, यानी कि वो आइस स्टेज में रहेगा। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम जितना नीचे जाएंगे वो आइस स्टेज में रहेगा। ओके, और ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ा था द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, उसमें हमने लैटेंट हीट के बारे में पढ़ा था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ये जो आइस था ये 0 डिग्री पर क्या होता है, फ्रीज होता है और 0 डिग्री पर मेल्ट भी होता है। ओके, सो जब आइस में हीट एनर्जी बढ़ाई गई, सो आइस
किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। लेकिन क्यों कन्वर्ट हो रहा है, वो लैटेंट हीट को गेन कर रहा है, ठीक है। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, आइस सॉलिड स्टेट में रहता है और एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट कैन बी लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। यही थी वो कंडीशन, हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस का फिजिकल स्टेट क्या है, वाटर का फिजिकल स्टेट वो सॉलिड है, वो आइस होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट होकर वाटर यानी कि लिक्विड बनाता है। ओके, सो आइस को सपोज हम लोग यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका फेज चेंज होगा, वो फेज चेंज होकर आइस क्या बनेगा, वाटर। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया गया, ये कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री में वो फ्रीज हो रहा है या मेल्ट हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो उसके बीच में वाटर की क्या फिजिकल स्टेट रहती है, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कि उसमें पूछा गया था, वो लिक्विड रहेगा। सो ये वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके अप टू 100 वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो पूरी तरह से लिक्विड रहेगी। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर लिक्विड है और वो वेपर को कन्वर्ट हो जा रहा है, इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर इज इन दी गैसियस और वेपर स्टेट, ठीक है, एंड इट कैन बी लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर को जब हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सा हीट उसको मिलता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। एट बॉइलिंग पॉइंट the latent heat of vaporization, when water gains the latent heat of vaporization, water in from the liquid state it becomes vapor, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वाटर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लेता है वो वेपर स्टेज में कन्वर्ट होता है। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो वेपर बन गया, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कौन सा फेज रहेगा, वेपर फेज, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया वेपर फेज, यहाँ पे रह गया लिक्विड फेज। अब 0 डिग्री से जब नीचे आएगा आइस, कौन सा फेज है, सॉलिड। सो अगर आपको कोई भी टेम्परेचर के बारे में पूछता है, ठीक है, कि वो कौन से फेज में, कौन सा स्टेज, ठीक है, कौन से टेम्परेचर में वो कौन सा फेज है, तो आप इजीली बता सकते हो। 0 से बिलो है, सॉलिड है, 0 पे है तो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, 0 से 100 के बीच में है वो लिक्विड है, 100 पे क्या होगा, वो वेपर है एंड वो लिक्विड भी हो सकता है, 100 के ऊपर वो वेपर है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, वाई आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर इफेक्टिव, ओके, देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर फॉर कूलिंग, ठीक है। अभी देखो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, इसको समझते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पे आइस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को गेन करेगा, आइस मेल्ट होकर वाटर बनाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जब हीट बढ़ती जाएगी, आइस क्या होगा, सॉलिड से इस स्टेट में लिक्विड बनता जाएगा, ओके। जो 0 डिग्री पे जो लिक्विड होगी उसके पास ऑलरेडी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, क्यों, उसका फेज चेंज हो चुका है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सॉलिड है उसके पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा। सो उसके पास एबिलिटी है कि वो कुछ हीट को गेन कर सके, उसीलिए वो इफेक्टिव कूलिंग करा सकता है, ठीक है, वो कुछ हीट को गेन कर सकता है। अगर आइस हीट को गेन करेगा तो उसका फेज चेंज होगा, हीट को गेन करके वो लिक्विड बनेगा। सो उसी वजह से व्हाट आइस इफेक्टिव होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन कूलिंग देन दी वाटर और लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें क्या इसका आंसर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बिकॉज आइस एट 273 K absorbs latent heat of fusion to melt to form water और liquid। यानी कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को गेन करेगा और उसका फेस चेंज होगा, वो लिक्विड बनाएगा, ओके। एंड जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लिक्विड है एंड द लिक्विड और वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
is already having the latent heat of fusion because of its phase change। ठीक है, मतलब क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लिक्विड है उसके पास ऑलरेडी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है बिकॉज ऑफ फेज चेंज। जो फेज चेंज हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, वो आइस से वाटर बना है, वो ऑलरेडी उसके पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सो और वो हीट नहीं गेन करेगा, क्यों, उसका फेज चेंज हो चुका है। ठीक है, सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस की ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है इन कूलिंग एज कंपेयर टू लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको पूछा जाए तो आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और आप इस कॉस को वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसमें पूछा गया है, आपको रीजन देकर जस्टिफाई करना है। ठीक है, आंसर्स को। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आपको जस्टिफाई करना है। बेसिकली रूम टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर इज अराउंड 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से ये हमारा बेसिक रूम टेम्परेचर है। ठीक है, सो रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड क्यों है। ओके, सो इसको हमको जस्टिफाई करना है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज इट फ्रीजेस, इट मतलब वाटर। ओके, बिकॉज वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड and it boils at 100 degree centigrade or the boiling point of water is 100 degree centigrade। so ये जो हमारा रूम टेम्परेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 0 से ज़्यादा है, 100 से कम है। so वो दोनों के बीच में है। so वो कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, so water at room temperature is liquid because our room temperature is around 24 degree centigrade or 25 degree centigrade as per comfort conditions, and because water freezes at, ठीक है, it freezes at 0 degree centigrade and boils at 100 degree centigrade। so 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड या लिक्विड फेज में रह सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसा कि हमने पढ़ा वो वेपर स्टेज या लिक्विड स्टेज में रह सकता है। लेकिन इन बिटवीन यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका फेज लिक्विड रहेगा। आप इस कॉज को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा गया है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर आयरन इज सॉलिड। ठीक है, रूम टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर पे आयरन सॉलिड है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, अभी मैं एक रूम टेम्परेचर में लाके एक आइस क्यूब को रखता हूँ, वो मेल्ट करेगा, डेफिनेटली वो मेल्ट कर जाएगा बिकॉज आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस मेल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो जब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को गेन कर लेगा। सो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जा रहा है, लेकिन आयरन 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा नहीं। आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट हायर देन द रूम टेम्परेचर। ठीक है, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और रूम टेम्परेचर कितना है अपना, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का, ठीक है, जो आयरन का सपोज ये आयरन का सपोज एक ब्लॉक है, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ फार हायर देन दी रूम टेम्परेचर। इसी वजह से, ठीक है, एक जो आयरन का एक अलमीरा है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये एक सॉलिड आयरन का अलमीरा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो फार हायर देन दी रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आई होप आप समझ गए होंगे कि रूम टेम्परेचर और उसके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 में पूछा है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है, स्टीम
और बॉइलिंग वाटर के बीच में सीवियर बर्निंग कौन करेगा? ठीक है, सो इसका आंसर होगा स्टीम। स्टीम में ज़्यादा हीट एनर्जी होती है। ठीक है, अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है, ठीक है, अभी जो वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है? वो लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जो स्टीम ऑलरेडी बन चुका है, जिसका फेस चेंज हो चुका है, उसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है या ज़्यादा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो ज़्यादा हीट गेन करके अपना फेस चेंज कर चुका है। ठीक है, सो सीवियर बर्न कौन करेगा? स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न करेगा। सो स्टीम हैज़ मोर हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स latent heat of vaporization. So steam causes more severe burns. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पेज 12 से। ठीक है, एक आपको दे दिया गया है एक डायग्राम, इसमें आपको वेरियस वैल्यूज पूछी गई हैं। यहाँ पे A, B, C, D, E, F क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम A से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड बनती है, सपोज ये आइस से यहाँ पे ये वाटर बन रहा है, ठीक है, सो आप इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं? मेल्टिंग या फ्यूज़न। ओके, ठीक है, ये फ्यूज़ हो रहा है। हमने जब ये आइस से जब लिक्विड बनता है, वाटर बनता है, वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं मेल्टिंग, ओके, या आप इसको लिख सकते हैं फ्यूजन। ओके, ए के जगह पे क्या हो गया? मेल्टिंग और फ्यूजन। अभी देखते हैं नेक्स्ट, लिक्विड से जब ये गैस बन रहा है, ओके, जब ये लिक्विड से गैस बनेगा, सो वो वेपर फॉर्म कर रहा है। सो मैं यहाँ पे वेपोराइजेशन लिख सकता हूँ, वेपोराइजेशन। ठीक है, आप ZATI1 लिखो, SATI1 लिखो, वेपोराइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ क्या है? लिक्विड से सॉलिड बनना। लिक्विड से सॉलिड बनना क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, या आप फ्रीजिंग बोल सकते हो। सपोज अभी लिक्विड था, वो वाटर था, अभी उसको हमने ठंडा कर दिया, वो फ्रीज हो गया या सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिड बन गया। सो आप इसको फ्रीजिंग बोल सकते हो, इस प्रोसेस को। ठीक है, या सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो। ओके, TION, सॉलिडिफिकेशन। ओके, सिमिलरली जब गैस से लिक्विड बनती है, अभी एवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है? ठीक है, जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से एवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब वो ठंडे हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जब बारिश होती है, वो कंडेंसेट छोटे छोटे पार्टिकल्स होके वो नीचे गिरते हैं रेन ड्रॉप्स के आकार में। सो वो जो वाटर वेपर या गैस बन जाते हैं, वो रिटर्न बैक करते हैं अर्थ के सरफेस पे, वो लिक्विड बन के आते हैं। सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। सो नेक्स्ट चीज क्या आती है? E and F। ठीक है, यहां पे आपको बोल दिया गया है कि इंक्रीज हीट करो। एक सॉलिड में हीट को इंक्रीज करो और प्रेशर को डिक्रीज करो, आपको गैस मिलेगा। वो कौन से प्रोसेस से मिल रहा है? अभी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? सब्लिमेशन। ठीक है, ये सब्लिमेशन के वेरियस एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं। अमोनियम क्लोराइड पढ़ा है, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, कपूर, ये सब के बारे में हमने पढ़ा है। सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्टली हम हीट एनर्जी देकर, ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस करके हम लोग उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि अभी एक ड्राई आइस भी होता है। ठीक है, जब ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस को जब हम एनवायरनमेंट में ले आते हैं, उसका क्या होता है? इंक्रीज हीट। ठीक है, अभी एक्सटर्नल सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, तो हीट एनर्जी बढ़ जाती है और सडनली वो कंप्रेस होकर रहता है। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, सराउंडिंग में आता है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है और हीट एनर्जी इंक्रीज होती है, डायरेक्टली सॉलिड आइस, ठीक है, जो आपका ड्राई आइस है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सब्लिमेशन का ऑपोजिट होगा, जो गैस से सॉलिड बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है, इसमें डिक्रीज हीट होता है और इंक्रीज प्रेशर होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। ओके, सो
सारे हमने यहाँ पे देख लिए। ए हो जाएगा आपका मेल्टिंग और फ्यूजन, बी हो जाएगा वेपोराइजेशन, ठीक है, लिक्विड से जो गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड होगा तो कंडेंसेशन, लिक्विड से अगर सॉलिड बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, ठीक है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा तो डिपोजिशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा तो सब्लिमेशन। सो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स फ्रॉम पेज 12, ठीक है बच्चों। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम लोग ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट हमारा फोकस है चैप्टर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।